Next point is Buxar to discuss. बक्सर का बैटल एक्चुअली वही बैटल था कि क्या हुआ था कि जो बंगाल में जो नवाब था सिराज उदौला, उसके जो सेनापति थे, जब आर्मी जनरल, हिज नेम वाज मीर जाफर. तो मीर जाफर वाज, यू कैन से कि ये लॉयल नहीं था सिराज उदौला को, बिकॉज ही वाज नॉट हैप्पी विद सिराज उदौला's नवाबशिप. तो इसलिए ही cheated with him and he went into the he started contacting with the Britishers. Britishers ने उसको इससे अलग कर दिया था, ठीक है, सिराज से अलग किया था उसको, मीर जाफर को. उसको थोड़ी आमिश दिखाई थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने ये बताया कि वी विल, ठीक है. तो उसको ये भी बताया उन्होंने कि हम आपको नवाबशिप दे देंगे, मीर जाफर को बताया. ओके, तो हम आपको नवाबशिप देंगे, आपको क्या करना है, यू हैव टू सपोर्ट अस अगेंस्ट द सिराज उदौला. ठीक है, सिराज को हमें हराना है, इसके लिए तो हमें सपोर्ट करो, तुम्हें हम नवाबशिप दे देंगे. बहुत सारे जो वहाँ के जो लोकल्स थे, लोकल जमींदार वगैरह, लोकल जो वहाँ के जो फाइनेंसर्स थे, ठीक है, जो सेठ लोग थे वहाँ के, वो सारे सिराज की जो नवाबशिप थी उसके अगेंस्ट में थे. बिकॉज सिराज was not in good terms with the British also, and he was not even in good terms with the local, the investors as well as the zamindars and all. So that's why he had many enemies. उसको बहुत enemies थे. So that's why बक्सर में, प्लासी में उसकी हार हो जाती है. तो उसके बाद फिर अब बक्सर का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है. बक्सर का बैकग्राउंड ये होता है कि मीर जाफर बिकम्स द नवाब, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सिराज उदौला. ओके, मीर जाफर बन जाता है नवाब. और मीर जाफर नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स अब कोई कुछ कंडीशन रखते हैं मीर जाफर के ऊपर कि तुम्हें तो हमने नवाब बनाया, ठीक है, सो वी आर योर बॉस, you are not the actual nawab, but you are on the position of nawab because of us. ऐसा ब्रिटिशर्स ने उसको दिखा दिया था, ठीक है. तो तुम्हारी औकात भी नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें बनाया नवाब. तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा बंगाल का तुम्हारे नेतृत्व के अंडर, उसमें से मैक्सिमम पार्ट तुम्हें हमें देना पड़ेगा, ठीक है. हमारी यहाँ की जो फोर्सेस है आर्मी की, उसको भी तुम्हें उसके ऊपर भी तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा. तो सारी चीजें, सारी टर्म्स कंडीशंस वो रख देते हैं. उसके बाद फिर मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, ठीक है. तो कठपुतली था मीर जाफर, ही वाज नथिंग एल्स, ठीक है, ही वाज जस्ट कठपुतली. वो एक कठपुतली था एक प्रकार से. इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से इन्होंने जीता था बंगाल, ठीक है. अभी पूरा बंगाल तो जीता नहीं है, बट अभी मीर जाफर की स्टोरी बाकी है. मीर जाफर नवाब बनने के बाद मीर जाफर को ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं. कौन? ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर. तो ऑब्वियस है कि थोड़ा मीर जाफर को भी बुरा लगेगा. वो भी कैसे कि उसको भी थोड़ा अपना ईगो उसका भी हर्ट हो जाता है. उसको भी थोड़ा लगता है कि मैं तो नवाब हूँ और मुझसे तो ये नवाब की जैसे मेरे साथ ये पेश नहीं आ रहे, ठीक है. तो इन्होंने मुझे सुजरेंटी करना चाहिए, इन्होंने मुझे सैल्यूट करना चाहिए ब्रिटिशों ने, बिकॉज मैं यहाँ का नवाब हूँ, ठीक है. तो एज ए नवाब मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है. और दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा पैसा मुझसे मांग रहे, तो मैं बंगाल का विकास या बंगाल के जो रिवेन्यू है उसमें से इसको आधे से ज्यादा पार्ट में कैसे दे सकता हूँ, ठीक है. तो ऐसा उसको भी थोड़ा लगने लगा था. और जैसे ही सिराज चला गया प्लासी के बाद, तो जैसे मीर जाफर बनता है नवाब, तो मीर जाफर का जो सेनापति होता है वो मीर कासिम होता है. मीर कासिम होता है सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर. मीर जाफर का सन इन लॉ होता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग. तो उसका जावाई होता है. तो बाद में होता है ऐसा कि मीर कासिम, जैसे कि मीर जाफर भी थोड़ा ब्रिटिश को क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनने लगता है कि ब्रिटिश को ऐसा लगता है कि यार इसको तो हमने नवाब बनाया, ये हमारी सुन नहीं रहा है, तो बेटर है कि इसका भी गेम करवा दो, जैसे सिराज जैसा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा. कि तो ब्रिटिश उसको भी बोलते थे कि बेटा तुम अभी जाओ, अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तुम्हें तो हमने तुमको नवाब बनाया, तुम तो हमारे ऊपर ही यानी कि हमारे अगेंस्ट तुम एक्शन ले रहे हो. तो ये तुम भी यहाँ से चलते बनो, जैसे सिराज का किया वैसे तुम्हारा भी हम कर देंगे अदरवाइज. तो फिर ये मीर जाफर को बाजू में हटा देते हैं. और मीर जाफर को बाजू में हटाने के बाद, ओके, तो अगला जो नवाब बनता है वो मीर कासिम बनता है. तो मीर कासिम नवाब बनेगा, तो मीर कासिम भी थोड़ा सा इससे भी 2 कदम आगे रहता है मीर जाफर से भी. ओके, तो
जैसे मीर कासिम को ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, चलो यार इसने तो मेरे ससुर को बाजू में हटा दिया और मुझे बना दिया नवाब, तो नवाब बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी, जस्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। तो फिर मीर कासिम को भी वो सेम करते हैं, ठीक है, सेम परेशान करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू उससे डिमांड करते हैं, रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट। तो मीर कासिम कैसा है कि मीर कासिम इसकी बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ब्रिटिश लोगों की बंगाल में। जैसे तुम फ्री व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है, फ्री व्यापार अगर तुम करोगे तो फिर हमें फायदा क्या होगा, हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो हम तुम्हें जो भी यहाँ बंगाल में व्यापार करना हो तो उसके लिए ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये बिना ड्यूटी पे किए व्यापार करते थे वहां पे, ओके, ब्रिटिशर्स, दे वर वेरी वेरी इलीगल। तो वैसे इनको लगा कि यार ये भी थोड़ा शाना लग रहा है, ये तो उसका ही बाप लग रहा है, ठीक है, मीर जाफर का। तो उसके भी ये हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ऐसा है, ये जैसे उसको थोड़ा डाउट होता है मीर कासिम को, उसको पता था कि इन्होंने सिराज के साथ क्या किया, इन्होंने मीर जाफर के साथ क्या किया, तो ये उनके साथ भी क्या करने वाले ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डर लगता है, तो ये जाता है अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब यानी अवध आज के डेट में यूपी उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे वो अवध था, ठीक है। तो अवध के नवाब को जाके मिलता है, और वहां का जो नवाब था वो सुजा उदौला होता है, सुजा उदौला। सिराज ये बंगाल का था, सुजा अवध का था। तो वहां उसको जाके मिलता है, बोलता है कि यार ब्रिटिशर्स मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने मीर जाफर के साथ ऐसा किया, इसके साथ भी उन्होंने बुरा किया, सुजा सिराज के साथ भी। तो आज मेरे ऊपर भी तलवार ये लोग गिरा रहे हैं, कल तुम्हारे ऊपर भी तलवार गिरेगी, बिकॉज तुम भी हमारे बाजू में ही हो। तो ऐसा इन्होंने जाके वहां पे बोला, ठीक है, किसको, अवध के नवाब को। तो फिर ये क्या करता है, अभी ये फोर्सेस को इकट्ठा करेगा, इसको पता था कि हम ब्रिटिशों के अगेंस्ट अकेले लड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पावरफुल इन बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में इसके साथ फाइट करना यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए। तो इसीलिए उनकी इतनी मॉडर्नाइज फोर्सेस थी, उनके पास मॉडर्नाइज वेपन्स थे, इनके पास तलवार और भाले भाले ही थी, बाकी इनके पास कुछ था ही नहीं, ढाल ही थी। तो वो तो वर्कआउट नहीं करने वाला था ब्रिटिशों के आगे, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया, अवध के नवाब को जाके मिला, अवध के नवाब को इसने कॉन्फिडेंस में लिया। दोनों मिलके फिर जो इंडिया के जो सुल्तान थे, सुल्तान यानी कि मुगल किंग थे उस टाइम पे, मुगल बादशाह, वो था बहादुर शाह दूसरा, ठीक है। वो उस टाइम पे मुगल किंग था, और बहादुर शाह ऑलरेडी हैड बिकम वेरी मच एजेड पर्सन, ही वाज अबाउट 70, उसका ऑलरेडी भी, उसको भी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया था। ये दोनों उसको जाके मिलते हैं, बोलते हैं कि ब्रिटिश बंगाल में बहुत बुरा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बंगाल से फिर अवध, अवध से फिर दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, अपना व्यापार करते करते, मिलिट्री फोर्स बढ़ाते बढ़ाते। तो इसलिए हम तीनों मिलकर क्या करते हैं कि इनके ऊपर अटैक करेंगे बंगाल में जाके, ब्रिटिशों के ऊपर। तो फिर इनको ये भी मान जाते हैं, कौन, नवाब, सब नवाब नहीं, बादशाह, मुगल बादशाह जो होता था, बहादुर शाह दूसरा, ये भी इनके साथ आता है, ये भी बोलता है चलो यार तुम बोल रहे हो तो फिर चलो, तीनों मिलकर अटैक करेंगे, तो ये थोड़े से इनकी लेवल हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। ये ज्यादा अगर फटाफट करे तो इनको हम क्या करेंगे, शांत बिठा देंगे, चुप बिठा देंगे। तो इस तरह से इनका ये पूरी प्लानिंग होती है, ठीक है। Just let me check the slides. Just a moment.
एक मिनट, ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। सो यहाँ आप देख सकते हो सिराज का ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो सिराज को लाइक डिफीट करने में जो सबसे बड़ा योगदान था ब्रिटिश गवर्नर का, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज द मेन पर्सन, मेन आर्मी जनरल बिहाइंड द डिफीट ऑफ बंगाल। बंगाल को अगर जीता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने जीत के दिया था। बंगाल उस टाइम पे इकोनॉमिकली एंड you can say geographically very much vast and progressive area, ओके। तो इसीलिए बंगाल पे ब्रिटिश लोगों की पहले नजर थी। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्लाइव की साइड में कौन आ गया था? क्लाइव की साइड में देखो, आप मैंने बताया था मीर जाफर, जिसको मीर बख्शी भी कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर था ये सुजा का, सॉरी सिराज उदौला का। मानेकचंद, होमीचंद, जगत सेठ और खंदीम खान, ये सब रॉबर्ट क्लाइव की साइड में आ गए थे सिराज के अगेंस्ट। तो दिस इज जस्ट बैटल ऑफ प्लासी, ये हमारा हो गया था। तो दिस इज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में सुजा उदौला, शाह आलम, सॉरी उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था वो शाह आलम था। सो आई टोल्ड यू बहादुर शाह टू नहीं, वो गलत नाम मेरे मुंह में आ गया। Yes, sir. शाह आलम टू था और मीर कासिम था, ओके, नवाब ऑफ बंगाल। तो ये तीनों एक साथ मिलके ये अटैक करेंगे ब्रिटिशों के ऊपर, ओके। तो इन तीनों की फोर्सेस को ब्रिटिश ने, ये रॉबर्ट क्लाइव ने 3 घंटे में इन तीनों को डिफीट कर दिया था। तो इसका मतलब बैटल ऑफ बक्सर में जैसे ही मुगलों की बहुत बड़ी हार हुई थी, दिल्ली का जो सुल्तान जो बादशाह था आलम शाह, उसने भी नाक कटवा दी थी अपने पोजीशन की। उसके बाद अवध भी गया हाथ से, ठीक है, अवध भी इसके ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। उसके बाद बंगाल तो कम्प्लीटली चला गया था बक्सर के बाद, ठीक है, बक्सर के बैटल के बाद। सो मुगल्स, अवध, बिहार, बंगाल। तो देयर कंबाइंड फोर्सेस ऑफ 40,000 वर डिफीटेड एट बक्सर बाय हेक्टर मुंड्रो। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंबाइंड फोर्सेस जो थी तीनों की मीन्स दो, दिल्ली के मुगल किंग, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और तीसरा मीर कासिम, इन तीनों को एक साथ 40,000 की इनकी फोर्स थी, जिनको हेक्टर मुंड्रो ने हरा दिया था। हेक्टर मुंड्रो के पास सिर्फ 7,000 की ट्रूप्स थी, ठीक है। 7,000 और केम विथ, उन्होंने डिफीट कर दिया 40,000 की फोर्स को। Sir, तो Hector Munra was a commander or something. who? Hector. हाँ, he was a commander. Robert Okay. Clive गवर्नर था ना, he was army commander. Okay. Okay, so Robert Clive was he was controlling the entire India at that time. Okay. ब्रिटिशों का पूरे इंडिया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो था वो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। Robert Clive था, correct. ये हाँ, ये कमांडर था, कैप्टन था, ठीक Cap. है। तो इसने 7,000 की ट्रूप लेके इनको डिफीट कर दिया था। इनको डिफीट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो, बिकॉज इनकी आर्मी जो थी एकदम अनट्रेन आर्मी थी इनकी। तो इसलिए उन्होंने इजीली इनको डिफीट करवा दिया हेक्टर ने। सो दिस विक्ट्री मेड ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेट पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो बक्सर जैसे ही इंडिया इसके हाथ में चला गया, ब्रिटिशों के हाथ में, बक्सर यानी कि डिफीट हो गया मुगल्स और ये नवाब वगैरह। तो यहाँ से उनकी पावर जो बढ़ी इंडिया में, वो फिर बहुत आसमान में भी आ गई। दे डिड नॉट स्टॉप टिल 1947, ठीक है। सो उन्होंने कंटिन्यू किया इंडिया में। उनको पता था कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये जो इंडियन रूलर्स है, ये इनको पता था कि ये पागल है, ये कुछ काम के नहीं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, इन पे एकजुट एक साथ ये कभी आते नहीं है। हिंदू अलग है यहाँ पे, मुस्लिम अलग थे वहां पे, ठीक है, राजपूत अपने आप को अलग कंसिडर करते थे उस टाइम पे, एटसेट्रा। उस टाइम पे ऐसा हिंदू भी ऐसा एक नहीं था। ये मराठा अलग थे तो राजस्थान जो राजपूत थे वो अलग थे, तो सिख अलग थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे केम टू अंडरस्टैंड, दे केम टू नो कि यहाँ पे राज करना बहुत आसान है उनके लिए, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी था इकोनॉमिकली।
So Robert Clive was sent for and arrived from England. तो इंग्लैंड से आ रहा होता है टू नेगोशिएट अ ट्रीटी विद द माइटी नवाब्स ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंग्लैंड में ऑलरेडी जाता है कुछ काम के लिए, वो वापस आता है और जो ये थे नवाब थे, नवाब्स के साथ ये गैंगेटिक प्लेन्स पे जाके ट्रीटी साइन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं उनके साथ। ओके, so you can see this part. So this is Kabul, Kashmir, Peshawar, Afghan, Subrahmanya, Kandahar, Multan, then 6 Mughal, Rajput, South, लखनऊ, मराठा टेरिटरी, बिहार एटसेट्रा। ठीक है, सो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाती है और इसमें कुछ कंडीशन जो होती है वो ब्रिटिशर्स लगाते नवाब के ऊपर। सुजा उद्दौला ऑफ अवध, तो ये उसने कारा और इलाहाबाद इसको सरेंडर कर दिया। ठीक है, So we can't hear you. You're on mute. या अनम्यूट हो गया था, मैं रिम्यूट हो गया था। तो शाह आलम नाउ ऑडिबल है ना? Yes, sir. नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं देखा ही नहीं थी। तो शाह आलम जो है, शाह आलम इलाहाबाद और कारा गिवन टू एम्परर। तो शाह आलम को ऑलरेडी कारा और इलाहाबाद दिया गया था और इलाहाबाद जो फोर्ट है, इलाहाबाद फोर्ट में ये अभी रिसाइड इन इलाहाबाद फोर्ट में रहेगा शाह आलम। उसके बाद प्रिजनर, एज अ प्रिजनर बन के रहेगा वो। ठीक है, प्रिजनर मीन्स कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर अभी बक्सर में इसकी हार हो गई थी मुगल एम्परर की। तो शाह आलम ऐसे भी कुछ काम का था नहीं। ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी पुअर, ही वॉज नॉट एट ऑल गुड। तो शाह आलम को इन्होंने प्रिजनर बना दिया इलाहाबाद फोर्ट में। दीवानी राइट्स इन्होंने ले लिए थे। दीवानी राइट्स 3 एरियाज के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद ट्रीटी के अंडर जो दीवानी राइट्स इनको मिले थे ब्रिटिशों को, ये कौन से एरियाज के मिले थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वहां पे अपना चलाएंगे, यानी कि पुलिस प्रशासन वगैरह वॉटेवर। उसके बाद ये वहां फ्री व्यापार करेंगे इन तीनों एरियाज में। और तीसरा इसमें था कि वहां पे पूरे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन भी ये बनाएंगे वहां। इसका मतलब बक्सर के बैटल के बाद पूरा एंटायर पार्ट ये जो था, 3 पार्ट, उस टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही था। दे वर नॉट डिफरेंट, वो अलग अलग नहीं थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय रॉबर्ट क्लाइव। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो था रॉबर्ट क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, अवध वाज मेड अ बफर स्टेट अगेंस्ट फ्यूचर मराठा इन्वेजन्स। अवध जो था, क्या हुआ था, अवध में इनको फ्रीडम के राइट्स मिल गए थे। अब ट्रीटी साइन करके एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था और इसका एक लाइक उनको बेनिफिट भी हुआ कि अवध को एक मराठास जो इन्वेजन करते थे अवध के ऊपर, बहुत अटैक करते थे मराठास। ठीक है, तो ये ब्रिटिशों को पता था ये बहुत अटैक करते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्री व्यापार करेंगे तो ये फ्यूचर में अटैक करेंगे ही करेंगे अवध पे, तो फिर ये हमारा भी नुकसान करेंगे। तो इसलिए इन्होंने अवध को एक बफर स्टेट बना दिया था कि लाइक वो उसको बफर स्टेट का मतलब पूरा प्रोटेक्टिव किया था इन्होंने विद देयर मॉडर्न आर्मीज।
Mughal authority was not outright prudent to prevent So public reaction. can you say buffer state as in वो आपका वॉइस नेटवर्क की वजह से बहुत क्रैक हो रहा है. ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? बस बफर स्टेट एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, बफर स्टेट में ये बोला कि अगेंस्ट फ्यूचर मराठा इन्वेजन. बफर स्टेट का मतलब ये था कि अवध में अवध अभी देखो अलाहाबाद ट्रीटी के अंडर क्या हुआ था कि अवध में फ्री ट्रेड करेंगे कौन? ब्रिटिशर्स. तो फ्री ट्रेड करेंगे और इसके ऊपर तो हमेशा बार बार फ्रिक्वेंटली मराठा अटैक करते थे अवध के ऊपर. ठीक है. हाँ. तो ब्रिटिशों के अंडर था ही नहीं. ठीक है. वहां पे उनका व्यापार था नहीं इतना ज्यादा. तो उनका हाँ. ज्यादा व्यापार था बंगाल में. ठीक है. तो अब इलाहाबाद ट्रीटी के अंडर इनके अंडर में अवध भी आ गया था इलाहाबाद ट्रीटी के अकॉर्डिंग. तो फिर Right. अब अवध में भी ये प्रॉपरली अपना ट्रेड चलाएंगे. तो वहां पे मराठास इन फ्यूचर अटैक अगर करेंगे तो उनको हम क्या करेंगे? पूरा डिफेंसिव करेंगे, उसको एक बफर स्टेट बनाएंगे. मीन्स Okay. वहां पे कोई भी अटैक इनको नहीं वहां पे करवाने देंगे. और अगर ये Okay. अटैक करेंगे तो फिर नुकसान तो ब्रिटिशों का भी होगा वहां पे. ठीक है. Okay. तो वहां पे तो दोनों ट्रेड नहीं पावर होता था कुछ. हाँ. अवध में कुछ ट्रेड नहीं होता था, सिर्फ वहां पे डिफेंसिव आर्मी थी बस. और वहां ट्रेड चलता था ना इनका. यहाँ पे देखो ऊपर एक लाइन है, फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड राइट्स इन राइट्स. अवध. ठीक है. अवध राइट. में इनको फ्री ट्रेड राइट मिले थे. अब इनको अवध में फ्री ट्रेड करना था, लेकिन वहां पे अटैक कौन बार बार करता था? मराठास मराठी. करते थे. ठीक है. तो इसीलिए इन्होंने फिर बफर स्टेट क्या बनाया था कि बफर स्टेट का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध. ठीक है. इनको अगर सपोज इन फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है तो अवध के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा इनको. हाँ, तो वहां पे डिफेंसिव वाली आर्मी लगा रखी है. ये बना दिया इन्होंने, बफर स्टेट बना दिया था इन्होंने. ओके. हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई भी इनको प्रॉब्लमेटिक अगर वहां पे रहेगा तो ये वहां से अटैक लॉन्च करवा सकते थे. बफर स्टेट एज ए बफर स्टेट. तो मुगल अथॉरिटी वाज नॉट आउटराइट अपरूटेड. तो मुगल अथॉरिटी तो एकदम पुअर हो चुकी थी. ये कुछ काम की रही नहीं थी टू प्रिवेंट पब्लिक रिएक्शंस. तो ये पब्लिक रिएक्शन इनके ऊपर पब्लिक थू करती थी मुगल अथॉरिटी के अंडर, बिकॉज ये हार गए थे बैटल ऑफ बक्सार में. उसके बाद ड्यूअल सिस्टम. बक्सार का बैटल होने के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई 1865 में, सॉरी 1765 में. और उसके बाद फिर इन्होंने 1765 में ड्यूअल सिस्टम लॉन्च किया था बंगाल में. किसने ये लॉन्च करवाया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा. अगर आपको एग्जाम में सवाल किया गया ड्यूअल सिस्टम बंगाल में कब आई थी? 1765 में. इंडिया में ड्यूअल सिस्टम ब्रिटिश ने 2 बार लाई थी, याद रखना. एक लाई थी 1919 के एक्ट के अंडर 1919. ठीक है. तो जब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, उसके अंडर इन्होंने ड्यूअल सिस्टम बंगाल में लाई थी. ठीक है. तो वो सिस्टम 1935 तक उन्होंने सिस्टम की थी ड्यूअल सिस्टम. और 35 के एक्ट के अंडर 35 का जो तो वो गवर्नमेंट पिट्स एक्ट में आया था ना. ऑफ. पिट्स एक्ट में आया था राइट, डुअल सिस्टम. पॉलिटी में हमने पढ़ा था. नहीं डायर की 1919 एक्ट में आया था. 1990 में डायर किया ना ड्यूअल डायर सिस्टम. की. हाँ. यस यस दिस इज डायर की स्टोरी. डायर किया ना ड्यूअल सिस्टम. ओके. ठीक है. तो वो 1999 में आया था 1919 में. और उन्होंने डायर की एंड की थी 1935 के एक्ट के अंडर. ठीक है. तो पॉलिटी आपका चालू हो गया क्या क्लास? यस सर. अच्छा, पॉलिटी कौन ले रहा है? रोहित सर. ओके. ठीक है. तो फिर डायर की जो ड्यूअल सिस्टम को इन्होंने यहाँ लॉन्च करवाया था 1765 टू 1772. ठीक है. इसमें तो ये 7 इयर्स इनका ये चला था. सो इसमें निजामत और दीवानी. तो निजामत और ऐसे इन्होंने कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश किए थे वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए. निजामत का मतलब होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस क्रिमिनल जस्टिस. अभी वहां पे बंगाल में चलाएंगे. इसको लॉ एंड ऑर्डर बोला जाता था. ठीक है. दूसरा दीवानी यानी रिवेन्यू. तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू ये दो ये चलाएंगे यहाँ बंगाल में. और ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने नवाब के पास रखा था कि नवाब को बोला तू ही संभाल, ये हम नहीं संभालेंगे. ठीक है. और रिवेन्यू जो है वो हम संभालेंगे. तो दीवानी इन्होंने अपने पास रखा था. दीवानी मैंने आपको बताया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का. ठीक है. यहाँ पे जो दीवानी चलेगा, दीवानी मतलब मैसूर, तो वो पूरा इनके हाथ में रहेगा. निजामत कौन संभालेगा? निजामत संभालेगा बंगाल का नवाब. ठीक है. तो जो कुछ काम का नहीं था इन्होंने नवाब के अंडर दे दिया. ब्रिटिश took over दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल बट gave the निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज टू नवाब ऑफ बंगाल. तो निजामत इन्होंने बंगाल के नवाब को दे दी थी. So military defense and foreign affairs of Bengal now lay with the East India Company. तो यहाँ आप देख सकते हो कि मिलिट्री डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स जो थे बंगाल के, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहेंगे. मिलिट्री डिफेंस ओके एंड फॉरेन अफेयर्स बंगाल के.
जो भी व्यापार करेंगे अदर किसी अन्य प्रांत के साथ, एरिया के साथ, रीजन के साथ, तो उसको फॉरेन अफेयर्स बोला जाएगा। और जो मिलिट्री डिफेंस, जो भी मिलिट्री सिक्योरिटी वहां रहेगी, वो इनके हाथ में रहेगी बंगाल में। देन आफ्टर दैट सर फिर who was the Nawab of Bengal at that time? इन्होंने, Administrative. हाँ इन्होंने इस मीर कासिम को तो वहां पे भगा दिया था। हाँ, तो फिर कौन उसकी भगाने जगह के पे, बाद वहाँ, हाँ कौन होगा फिर उसकी जगह पे? उसका उसका जो ये था इसका मुर्शिद कुली खान, ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के पोते को इन्होंने, पोते को नहीं, पोते का बेटा, इसको इन्होंने बिठाया था। उसका भी हिस्ट्री में इतना रिकॉर्ड नहीं है नाम, लेकिन ओके। इन्होंने, हाँ उसको बिठाया था अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान के बाद था अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान का पोते का बेटा, ठीक है, ओके, बेटे ठीक का है, बेटा ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो उसको नाम नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक इसका इतना रिकॉर्ड भी नहीं है उसका हिस्ट्री में। ओके, तो ठीक हाँ, है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल में, वो इनके यहाँ पे लाइक मिलिट्री और डिफेंस फॉरेन अफेयर्स उन्होंने अपने हाथ में रख लिए थे। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन, वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने दो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी नवाब्स। रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए इन्होंने 2 डेप्यूटी नवाब्स को अपॉइंट किया था, ठीक है। सर नाम रखना इम्पोर्टेंट, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? लाइक ऐसे वो लोग पूछेंगे नहीं कि हु अपॉइंटेड एंड ऑल, उनके नाम क्या थे? ऑफ एंटायर बंगाल टू द नवाब्स एडमिशंस। जो रेवेन्यू था वो सो लेटर रेड्यूस टू 33 लाख। तो देखो जो 56 लाख था, इन्होंने फिर इसको फिर कम कर दिया, 40 35 40% इन्होंने कम कर दिया बाद में फिर से। तो ये धीरे धीरे कम कम, और इसलिए बंगाल में उस टाइम पे फेमाइन भी आई थी 70 68 69 में, ठीक है। फेमाइन आई थी और फेमाइन से उसमें उस टाइम पे 2-3 करोड़ लोग बंगाल के मर गए थे, भूख के पास पैसे मर गए थे, ठीक है। तो रैशनल बिहाइंड द ड्यूअल सिस्टम के पीछे का इनका रीजन क्या था, व्हाई दे ब्रॉट इट इनटू बंगाल। सो पावर विदाउट रिस्पांसिबिलिटी, ड्यूअल सिस्टम में इन्होंने इतना बड़ा गेम किया था बंगाल में। सर आप बीच बीच में ब्रेक हो रहे पावर हो। रिस्पांसिबिलिटीज, क्या हुआ अंशुल? ब्रेक हो रहा था सर, आपका आवाज बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो रहा है। पूरा म्यूट हो जा रहे हो। अभी क्लियर है? यस सर। सो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि इनके हाथ में पावर थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये थी नवाब के, जो नवाब था बंगाल का नवाब, उसके ऊपर था ये पूरा। ओपन अनेक्सेशन में है रिजल्टेड जॉइंट वॉर फ्रॉम फ्रेंच स्टेट्स। सेकेंड था ओपन अनेक्सेशन में हैव रिजल्टेड जॉइंट वॉर फ्रॉम फ्रेंच स्टेट्स। ओपन अनेक्सेशन का मतलब ये है कि ये कोई भी रीजन का ये ओपनली अनेक्सेशन करते थे। अनेक्सेशन का मतलब है कि उस पर कब्जा कर लेना, ठीक है, वो अपने अंडर में ले लेना। तो जॉइंट वॉर करके, अगर मानो दो प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है, तो दो प्रिंसली स्टेट्स में अगर जमता नहीं है, उनकी आपस में दुश्मनी है, तो उसमें आपस में लड़ा के उनको एक अपने अंडर में ले लेना। जो स्ट्रांग है उसको सपोर्ट न किए, उसको सपोर्ट नहीं करते थे, जो पोर है उसको ही सपोर्ट करते थे, और फिर स्ट्रांग का काटा निकालते थे और पोर को अपने अंडर में रखते थे। इवेडिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट था इनका, ठीक है, तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट, तो उन्होंने भी जैसे जिस टाइप पे ब्रिटेन में भी इनका ड्यूअल सिस्टम, वहाँ पे दी हाउस ऑफ लेबर्स और दी हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी दी हाउस ऑफ कॉमन्स, दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इस दो प्रकार की उनके वहाँ पे ड्यूअल टाइप थे वहाँ, वहाँ बंगाल, सॉरी इसमें ब्रिटेन में। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे वो एक ओवरसाइट वहां से लेके यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्होंने ड्यूअल बनाया था, ठीक है, इंडिया में भी। अदर यूरोपियन पावर्स में नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड द अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो जो यूरोपियन पावर्स थी may not have recognized the authority of English in India. बाकी यूरोपियन पावर्स ने इंडिया में इनकी अथॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बहुत सारे, अभी देखो यूरोपियन एक नहीं थे, बहुत सारे। तो ये अपने आप को इंडिया में अथॉरिटी मानते थे, कौन? ब्रिटिश, कि वी आर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाउ, वी आर द अथॉरिटी ऑफ बंगाल। पूरा कब्जा नहीं किया इन्होंने, अभी हम सिर्फ बंगाली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
So other European powers may not have recognized the authority of English in India. East India Company was more interested in financial and commercial gains rather than territorial acquisitions at that time. तो ये किस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? फाइनेंशियल एंड कमर्शियल गेन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है इनको. सो द फॉल आउट. नाउ हियर यू कैन सी फॉल आउट हम देख सकते हैं यहाँ पे. ये जो सिस्टम जो ड्यूअल सिस्टम इसका फॉल आउट क्यों हुआ? ये क्यों फेल हो गई थी बंगाल में? ठीक है, हम थोड़ा देख. Just a moment. The fallout क्या है? This system ruined Bengal and brought its people under misery. मैंने आपको कहा था कि ड्यूअल सिस्टम के कारण बंगाल में बहुत बड़ी फेमाइन हुई थी. इंडियन ट्रेडर्स पेड अप टू 40% टैक्स. 40% टैक्स उनको पे करना था. ठीक है, अभी जनवरी से भी टैक्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं जीएसटी के अंडर. ठीक है, सो कॉम्पिटिंग विद ईस्ट इंडिया कंपनी पेइंग 0%. तो ईस्ट इंडिया कंपनी 0% पे करती थी और इंडियन ट्रेडर्स को 40% पे करना पड़ता था. फार्मर्स को बहुत ज्यादा टैक्स लगा के इन्होंने एकदम दुख यानी कि एकदम माइजरी में इन्होंने दखल दिया था. नो वन केयर्ड अबाउट देयर वेलफेयर. उनके वेलफेयर से इनको मतलब नहीं था. नवाब को भी नहीं था और कंपनी को भी नहीं था. ये दोनों भी ऐसे ही थे. तो इसीलिए इसी कारण 1769-72 में बहुत बड़ी फेमाइन बंगाल में हुई और अबाउट 30% पॉपुलेशन बंगाल की मारी गई थी उसमें. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया बंगाल में, सॉरी इंग्लैंड में. Directors back in London were not happy either as their own officials became highly corrupt scandal in parliament. तो इनके खुद के जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में वो बहुत ज्यादा करप्ट थे. इवन रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज्यादा पैसा लूटा था इंडिया से. He was very rich that he was richer than he became richest person in Britain. तो उस टाइम पे all were attracted to come to India. आज कोई अट्रैक्ट नहीं इंडिया में आने के लिए, लेकिन उस टाइम पे they were very much attracted to come to India. Why? Because India was always available to loot. ठीक है, that's why. So 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो था ये बना था इंडिया का गवर्नर. कौन गवर्नर जनरल बना था? ये गवर्नर तो था रॉबर्ट क्लाइव. इसको वापस बुला लिया और उसके ऊपर कुछ मुकदमा कुछ केस वगैरह चली थी ब्रिटेन में जाने के बाद. दैट इज नॉट आवर इशू आउट. ठीक है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी टुक दीवानी इन इट्स ओन हैंड्स. ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी को अपने खुद के हाथ में ले लिया था. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वाला फाइल डिस्कस किया. दूसरा मैं आपको शेयर करता हूँ.
इसको छोटा करने का कौन सा है अंशुल, फाइल को ऑप्शन? ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको फाइल ओपन कर दे रहा हूँ। सो 1720 में अली मोहम्मद खान उन्होंने किंगडम रोहिलखंड का किंगडम एस्टेब्लिश किया था मुगल सुजरेंटी के अंडर 1720। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी बदलेगा, डुअल सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है, बंगाल का। अब 1720 में हम डिस्कस करेंगे कि अली मोहम्मद खान ने क्या किया, किंगडम रोहिलखंड का किंगडम को एस्टेब्लिश करवाया था। ही वॉज एन अफगान पास्तून। ये अली मोहम्मद खान जो था, ये अफगानी रूलर था। अफगान पास्तून एंड पठान्स वर एम्प्लॉयड इन द मुगल आर्मी बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा इनको मुगल आर्मी में भर्ती किया गया था उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है, व्हेन औरंगजेब वाज द मुगल किंग, ठीक है, दैट उस टाइम। तो फिर इन्होंने क्या किया, रोहिलखंड स्टैब्लिश किया था। रोहिलखंड यूपी का एक पार्ट आता है, रोहिलखंड। तो रोहिल्स पे जो अटैक कर रहे थे मराठा, इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इनको बहुत ज्यादा अटैक करके इनको लूटते थे, बिकॉज ये बाहरी थे, पश्तून थे, पठान थे, इनको टाइटल है उनका वो, ठीक है। तो औरंगजेब ने इनको इंडिया में लाया था अफगानिस्तान से, और उसके बाद इनका कम्युनिटी इंडिया में तैयार हो जाता है। उसके बाद इन्होंने रोहिलखंड नाम का एक एरिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, रोहिलखंड। वहां पे सारे अफगान पास्तून और पठान रहते थे रोहिलखंड में। इनसे इन्होंने इनकी आर्मी से इन्होंने इनको रिक्रूट करवाया था। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आवाज बिहार बंगाल कलकत्ता, तो यहाँ सर रोहिला योर से देखो, वॉइस, देखो यूपी यूपी। सर हाँ, आवाज म्यूट हो गया था, यू स्क्रीन फ्रीज हो जाता। एक मिनट। ये वाला जो पार्ट है रोहिल्लास, ये दिल्ली को कनेक्टेड था, ये यूपी को कनेक्टेड था, ठीक है। सो ये जो पार्ट था रोहिल्लास, यहाँ पे सारे अफगान रोहिल्लास थे उस प्रकार से। उसके बाद उसके बाद 1739 में इंडिया में नदीर शाह नाम का एक ईरानी जो रूलर था, वो इंडिया में अटैक करता है, ठीक है, नदीर शाह। ही वॉज अ इन्वेडर, तो ईरानी इन्वेडर था, ये पर्शियन था। he used to attack on India frequently, and he used to loot the property from the Mughals. मुगल से ये प्रॉपर्टी को लूट के जाते, इनका काम था लूटपाट करना इंडिया में आके। ये ईरानी थे। आफ्टर औरंगजेब हिज सक्सेसर्स वर वेरी वीक। औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे वो इतने सही नहीं थे, वो ढंग के नहीं थे, एकदम बकवास थे, ठीक है। उनमें वो क्वालिटी ही नहीं थी कि जो इनको ये कंट्रोल कर पाए। तो नदीर शाह का तो इससे 8 टाइम इंडिया पे अटैक किया था और 8 टाइम इंडिया को लूटा था। मुगल जो उस टाइम पे किंग था मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद अली मोहम्मद शाह। तो उसके कंधे से ये पैसा वगैरह लूट के जाता था। तो उन्होंने इसने मुगल्स को ज्यादा वीक किया था नदीर शाह ने। और मुगल्स अगर वीक हुए थे तो ये कांस्टेंट जो बाहरी अटैक थे, इसी से मुगल्स वीक हुए थे इंडिया में, ठीक है।
इस तरह से आप देखोगे मुगल्स वीकंड, मुगलों को इन्होंने वीक किया था। रोहिल्लास बिकम डी फैक्टो इंडिपेंडेंट ऑपरेसिव रूल। तो रोहिल्लास एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट एक बोलते हैं ना कि रोहिल्लास को इन्होंने अपने साथ में लिया था नादिर शाह ने। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रूल इंडिया में किया नादिर शाह ने, बहुत ज्यादा ये मारता था लोगों को। 1748 में मोहम्मद अली खान, अली मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। ये अली मोहम्मद खान कौन था? जिन्होंने रोहिल्लास को इंडिया में इस्टेब्लिश करवाया था, रोहिलखंड को, ठीक वही था। 1747 इस दौरान क्या हुआ था? आपको पता है कि इस टाइम पे कार्नाटिक वॉर्स भी इंडिया में चल रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। प्लासी की बक्सर की लड़ाई भी इसी टाइम पे हुई थी, इसी साल में 1747 टू 67 के टाइम में। तो बार बार जो मुगल्स थे वो इंडिया में अटैक करते थे, ठीक है। आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? अभी आगे हम जाएंगे मराठास, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ही चल रहा है, ओके। और आगे जो आपके आएंगे वो मराठास अब आएंगे। तो अभी बंगाल तो चला गया है ब्रिटिशों के हाथ में, ठीक है। सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल खत्म, अब आगे है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास, वो आने वाला है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास 1747 टू 1767 रिपीटेड इन्वेजन मुगलों पे होता था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अब अहमद शाह अब्दाली जो था ये दुरानी किंग था अफगानिस्तान का। ये नदीर शाह के बाद अब ये भी इंडिया के ऊपर अटैक करने लगा था, अहमद शाह अब्दाली, ओके। तो मास इमिग्रेशन जो था अफगानिस्तान का वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये दुरानी किंग की वजह से। इसने और अफगानी लोगों को इंडिया में भेजा था। 1757 में ड्यूरिंग अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ दिल्ली, मुगल कैवल्री कमांडर प्लस रोहिल्ला शिफ्तेन नजीब अब्दुल्ला डेजर्ट्स टू अहमद शाह एंड फाइट्स अगेंस्ट मुगल्स, ओके। देखो रोहिल्ला कैप्टन ये चिफ्तेन जो थे इनके चीफ वगैरह, उसके बाद मुगल कैवल्री कमांडर था दिल्ली का। सो अहमद शाह अब्दाली का जो इन्वेजन था दिल्ली के ऊपर, जो अहमद शाह ने अब्दाली ने जो अटैक करवाया था, ये अटैक किसके ऊपर करवाया था इन्होंने? मुगल कैवल्री कमांडर प्लस रोहिल्ला चिफ्तेन प्लस नजीब अदौला, इन सबको ये आप ये इनको माइनस करवा सकते हैं नजीब अदौला को, लेकिन रोहिल्लास और मुगल जो आर्मी थी कैवल्री, इनके ऊपर इन्होंने अटैक करवाया था, ठीक है। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। और इनको फिर इन्होंने हरा भी दिया, हराया तो नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करवाया था। तो अहमद शाह अब्दाली मेक्स नजीब अदौला, बिकॉज यहाँ पे मैंने नजीब अदौला को यहाँ से मैंने माइनस किया है। इसका मतलब जो नजीब अदौला जो था ये अहमद शाह अब्दाली की साइड में चला गया था। और अहमद शाह अब्दाली मेक्स नजीब अदौला द गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का गवर्नर इसको बना देता है नजीब अदौला को, टू वॉच ओवर द मुगल एम्परर, तो मुगल एम्परर के ऊपर वॉच करने के लिए, ठीक है। 1758 में नजीब अदौला इसको दिल्ली से भगाया गया मराठास के द्वारा, ठीक है। मराठास आते हैं दिल्ली पे अटैक करते हैं। मराठास का मेन कौन था कमांडर? रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव जो है वो दिल्ली पे अटैक करता है और जो नजीब अदौला जो था इसको भगा देता है। और इसको ऑलरेडी किसने अपॉइंट किया था? अहमद शाह अब्दाली। जो पानीपत का जो बैटल था, थर्ड पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज किसके बीच में हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कोई बताएगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? एनीवन? बताओ, पता है कि नहीं पता है? यस और नो? So it was with Marathas. हम्म, It was with Marathas. मराठा वर्सेस The Irani guy who evaded. Durrani. दुरानी किंग अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ था। Yes, sir. इसलिए तो ये तो ऑलरेडी नजीब उद्दौला को इन्होंने अपॉइंट किया था दिल्ली का गवर्नर, और इसको भगाया किसने? रघुनाथ राव ने। मराठा किंग था, मराठा कमांडर था उस टाइम पे। तो फिर ये खबर तो उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची, हम आगे देखेंगे। मराठा ऑल्सो कैप्चर पंजाब। तो धीरे धीरे मराठास ने पंजाब को भी कैप्चर करवा लिया, और पंजाब में तो ऑलरेडी ये अपना खुट्टा गाड़ के बैठे थे,
ये अहमद शाह अब्दाली वगैरह, एंड प्रोटेक्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली से इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को इन्होंने प्रोटेक्ट करवाया था। इसको पता था मुगल तो कुछ काम के है नहीं, एक नंबर के दलिंदर है मुगल्स, इनको पता था ऑलरेडी, ठीक है, मराठास को। इसलिए इन्होंने क्या किया, अब इनको पता था कि रिप्लेस करेंगे तो हम ही करेंगे मुगल पावर को इंडिया में, और हम बनेंगे एक्चुअल पावर ऑफ इंडिया, मराठास, ठीक है। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जो भी नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था, बिकॉज नॉर्थ से ही सारे अटैक होते थे उस टाइम पे, नॉर्थ से, जैसे अभी ये दुरानी आया, वो उसके पहले वो नदीर शाह आया, ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोपियन भी उसी मार्ग से आए थे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जो हो रही थी, तो नॉर्थ बॉर्डर को इनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट था, सो दैट जो आउटसाइड अटैक इंडिया के ऊपर होने वाले, इसलिए बाहर के यहाँ पे आके लूटपाट करते थे, तो इसलिए इनको पहले नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना था। तो इसीलिए इन्होंने इसका जो बस्तान है वो बढ़ाने का डिसाइड कर लिया था इसने, मराठास ने। तो नजीब अदौला रूल्स एज नवाब ऑफ नजीबाबाद, ये नजीबाबाद का एज ए नवाब के तौर पे रूल करता था। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट सिटी, ये नजीबाबाद जो है वो सिटी है जो यूपी का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसने उसको इस्टेब्लिश करवाया था उस टाइम पे, ठीक है। सो मराठास कंट्रोल टेरिटरीज, मराठा के हाथ में कौन से टेरिटरीज थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज मराठा स्टेट्स, थोड़ा मैप छोटा है बट यू कैन सी इट हियर। डी फैक्टो मराठा सुजरेंटी और मुगल्स एट दिस टाइम, इस टाइम पे जो मुगल सुजरेंटी थी उसके ऊपर इनकी एक जो सुजरेंटी यानी कि इसके ऊपर मराठास अकेले इनको उस टाइम पे बहुत बड़े थे। जो येलो कलर का पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरे मराठास थे यहाँ पे येलो कलर में, ये ऑल मराठास, ऑल मराठा सुजरेंटी, ठीक है। तो बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी इंडिया का इनके हाथ में चला गया था, इसलिए मुगल अब कहीं थोड़े बहुत दिखेंगे आपको, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट में गोलकोंडा वगैरह, हैदराबाद वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। पैरेलल टाइमलाइन 1750 में बैटल ऑफ प्लासी इन बंगाल, तो आप ये पैरेलल देख सकते हो, जो चीजें पैरेलल यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। 1758 में इन्होंने क्या किया, मराठास ने रघुनाथ राव ने नजीब उद्दौला को दिल्ली से भगाया, पंजाब की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर इसने उन्होंने सिक्योर किया, ठीक है। और एक साइड में ये बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था 1757 में, ये ब्रिटिश कर रहे थे बंगाल में, मुगल्स एट दैट टाइम। तो उस टाइम में मुगलों का कंडीशन क्या था, पोजीशन क्या था। 1759 टू 1760 में शाहजहां थर्ड मेड एम्परर बाय इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क ने शाहजहां थर्ड को एम्परर बनाया। फिरोज जंग थर्ड निजाम आसफ जाह ग्रैंडसन, ठीक है। इमाद उल मुल्क को ही फिरोज जंग थर्ड के नाम से जाना जाता था। और ये इमाद उल मुल्क कौन था, ये निजाम आसफ जहां कौन, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, उसका ये पोता था इमाद उल मुल्क, उसका ग्रैंडसन था। देखो ये इमाद उल मुल्क जो था ये मराठास के साथ मिला हुआ था, इसको मराठास की बहुत ज्यादा निकट दोस्ती थी इनकी। तो इन मराठास ने इसको बोला कि तुम अब क्या करो, शाहजहां तीसरे को नवाब बना, अपना मुगल किंग बना दो 1759 1760 में। तो इन्होंने वैसा कर दिया। 1758 टू 1760 में मराठास रिपेल अहमद शाह अब्दाली, तो जो अहमद शाह अब्दाली का जो ये था रिपेल था, एक मिनट, ओके। सो उस टाइम पे 1758 टू 1760 में मराठास रिपेल अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन ऑफ दिल्ली। तो इसका जो दिल्ली का जो बार बार दिल्ली के ऊपर अटैक कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, ये भी इनको रिपेल करना था एक प्रकार से मराठास से, ठीक है, मराठास को। तो 1760 में शाहजहां थर्ड इसको डिपोज कर दिया एंड शाह आलम टू इनको इंस्टॉल करवाया गया, इसको हटा दिया गया, किसको, शाहजहां थर्ड, और शाह आलम दूसरा इसको मुगल की गद्दी पे बिठाया गया, मुगल किंग इसको बनाया गया। और इस किसने किया था, नजीब अदौला ने किया था, ठीक है, नजीब अदौला ने। इसको सपोर्ट था किसका, अहमद शाह अब्दाली,
रोहिल्लाज और नजीब अदौला ये प्लान करते हैं अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली में बुलाने का, दिल्ली में इंडिया के ऊपर अटैक करने का। तो रोहिल्लाज कौन थे? रोहिल्लाज थे रोहिलखंड वाले अली मोहम्मद शाह, सॉरी अली मोहम्मद खान, जिसने रोहिल्लाज को एस्टेब्लिश करवाया था। ये अफगान थे रोहिल्लाज, ओके। और नजीब अदौला जो था ये भी अफगानी था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को मराठा वर प्रॉब्लमेटिक इन नॉर्थ फॉर रोहिल्लाज एंड नजीब उद्दौला। ये रोहिल्लाज और नजीब उद्दौला इन दोनों को इतने लूटते थे जबरदस्त मराठास, ठीक है, बिकॉज ये रोहिलखंड में इन्होंने भी उत्पात उत्पात मचा के रखा था रोहिल्लाज ने। तो इनको ये तो ऑलरेडी बाहर ही थे, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा लूटते थे और इनका कंट्रोल इनको यहाँ से कम करना था, इंडिया, इनका प्रभाव। तो मराठास इन्होंने लूटते थे। हेलो, क्या हुआ? सर आपका आवाज नहीं आ स्क्रीन रही क्लियर। हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती थी कि मराठास लूटते थे। मराठास नहीं, ये जो, हाँ मराठास तो इनको लूटते थे, किसको? रोहिल्लास नाजिब, को। अच्छा। हाँ, रोहिल्लास के ऊपर, रोहिलखंड के ऊपर मराठास बार बार अटैक करते थे, बार बार। तो ये ओके, तंग आ गए थे उनके अटैक से, और अटैक करके सिर्फ अटैक नहीं करते थे, इनसे पैसा भी वसूल करते थे, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, नजीब उद्दौला को भी वो वही करते थे। नजीब उद्दौला तो इधर उधर भागता था, मराठास से बच के भागता था, कहीं पकड़ के हमें मारना दे ये लोग, ठीक है। तो नजीब को सपोर्ट किसका था? अहमद शाह अब्दाली का था। अहमद शाह का। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके, ये रोहिलखंड वालों ने और नजीब ने, इन दोनों ने अहमद शाह अब्दाली को इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए इन्वाइट किया। मराठास को हराना इनका एक मकसद था, मराठा को सबक सिखाना, ठीक है। और इसी टाइम पे 1760 टू 1806 तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, और ये होता है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, और इसमें मराठास की हार हो जाती है और अहमद शाह जीत जाता है। लेकिन नुकसान दोनों को होता है, अब्दाली को भी और मराठास को भी। मराठास के मोर देन 1 लाख फोर्सेस किल्ड इन द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1 लाख से ज्यादा फोर्सेस मारी गई थी मराठास की, ओके। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रघुनाथ राव भी मारे गए थे। रघुनाथ राव वॉज द आर्मी कमांडर ऑफ मराठास आर्मी। तो जब ये पुणे पेशवा को पता चला कि रघुनाथ राव इज नो मोर, ही इज किल्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो बहुत बड़ा शॉक उनको लगा था, ठीक है, पेशवा को। तो इसी कारण फिर उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जो भी हिंदू रूलर थे, राजपूत थे, सिख थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया मराठास को, ठीक है। अब क्यों नहीं किया, इसका अलग रीजन था, उनके अलग कुछ इंटरनल क्लैशेस थे दोनों दिनों के बीच में, तो इसी कारण इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर वो सपोर्ट कर देते, थोड़े सपोर्ट में आ जाते, तो शायद अहमद शाह अब्दाली को भागना पड़ता। और अहमद शाह अब्दाली तो ऐसे भी परमानेंट भाग ही गया था इंडिया छोड़ के, ठीक है, वो तो इंडिया में आया ही नहीं था बाद में। तो वो उसने कभी इंडिया का मूवी नहीं देखा, कभी अटैक भी नहीं किया इंडिया के ऊपर, इतना बड़ा फटका उसको मिला था। 1760 से 1806, 1760 से 1806, इस टाइम पे शाह आलम दूसरा, मुगल पावर हेवीली डिप्लीटेड, एम्परर रूल्स ओनली फ्रॉम दिल्ली टू पाला। तो 1760 1806 में मुगल पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, इनका इन्फ्लुएंस रहा ही नहीं था कुछ इंडिया में। तो ऐसे दिल्ली टू पार्लियामेंट इतना इनका रहना रहेगा, राज रहेगा, बाकी ये कहीं और नहीं चलेंगे इंडिया में। सो दिस इज मुगल दरबार। एकदम आराम से बैठते थे यहाँ पे, ये मजे करते थे उस टाइम पे। तो मराठा कंट्रोल टेरिटरीज डी फैक्टो मराठा सोवरेनिटी और मुगल्स एट दिस टाइम। ये आप देख सकते हैं, और भी थोड़ा पार्ट यहाँ इनका इंक्रीज हुआ है नीचे। सो दिस इज बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे, ये पेशवा बाजीराव के बेटे थे, ठीक है। 1740 तक बाजीराव था कौन? मस्तानी वाला बाजीराव, ओके, बाजीराव मस्तानी वाज वेरी पावरफुल। तो बाजीराव के डेथ के बाद इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव, ओके। तो ये बनते हैं पेशवा 1740 और 1761। ये अपने 21 साल ये अपना रेन करते हैं, राज करते हैं। और उसके टाइम पे मराठा जो एम्पायर था, इन्होंने वो कॉन्फेडरेसी में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है संगठन में इन्होंने बांट दिया था मराठा एम्पायर। संगठन बनेगा होलकर, इंदौर में होलकर रहेंगे, वो इंदौर को संभालेंगे पूरा। ग्वालियर में सिंधियाज रहेंगे, सिंधे का सिंधियाज कर दिया इन्होंने। शिंदे थे, महादजी शिंदे, उसी का वहां
जनरेशन था। तो ये सिंधिया जो है महाजी सिंधिया के ही जनरेशन के है वहाँ पे। अभी जो वहाँ के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के किंग, ठीक है, किंग नहीं, इज आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो गायकवाड़ साहब बड़ौदा, बड़ौदा के गायकवाड़ जी अभी भी है वहाँ पे गायकवाड़, ठीक है। इनका वैसा पहले जैसे इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन दे आर स्टिल देयर। भोसलेज ऑफ नागपुर, नागपुर के भोसलेज। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 14 जनवरी 1761, डेट नोटेड, ठीक है। तो उसमें 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने के बाद अहमद शाह अब्दाली प्लस रोहिल्लास प्लस अवध, अवध का जो सुजाउद्दौला था इसने भी मराठास को सपोर्ट नहीं किया था, ये भी रोहिल्लास को मिल गए थे, ये वर्सेस मराठास। ये मराठास को बड़ा झटका मिला था यहाँ पे, उनकी प्रेस्टीज को बहुत बड़ी हानि पहुंची थी, उनकी मान प्रतिष्ठा सब पानी में गया। लेकिन इतने बड़ा फटका बैठने के बाद भी उनको तो लॉस तो हुआ ही था, लाइक इकोनॉमिक लॉस, उसके बाद बहुत सारे सैन्य मारे गए थे। अगेन 1761 के बाद अगेन दे बिकेम वेरी पावरफुल अगेन, ठीक है। सो अब्दाली, एक बार फिर अब्दाली ने दिल्ली को लूटा, 1 लाख मराठास किल, मारे गए अराउंड, और मोर देन भी उसका नंबर है। मोस्ट बेनिफिशियल टू नॉन कॉम्बेटेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, जाट्स एंड सिख्स। तो जो नॉन कॉम्बेटेंट थे, जो इस वॉर में नहीं थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जाट्स और सिख्स, इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का। सर उनको क्या फायदा हुआ होगा? आवाज ब्रेक हो रही है। वो मराठा संगठन था, और पानीपत में पूरा लाइक कोलैप्स हो गए थे मराठास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस टाइम पे डरती थी मराठास से, ठीक है। आवाज आ रहा है क्या मेरा? सब ब्रेक हो रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? इनको कैसे बेनिफिट हुआ होगा, जज, सिख और ईस्ट इंडिया को? पहले कैसा था कि मुगल एम्पायर जो थे, मुगल सबसे स्ट्रांग थे। मुगल वीक होने के बाद मराठा स्ट्रांग बन गए थे। तो मराठा कहीं ना कहीं चैलेंज था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ओके, जाट्स के लिए, सिख्स के लिए। तो हम्म, जैसे इनका जो चैलेंज था, तो जैसे इनका जो लाइक ब्रिटिश लोगों का जो ग्रोथ था, तो मराठा के कारण इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। ये सिर्फ नॉर्थ में ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इनको पता था कि वेस्ट में और डेक्कन के पठार में, प्लेटू में, साउथ में मराठा स्ट्रांग हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो ऑलरेडी नॉर्थ में भी ये स्ट्रांग हो रहे थे मराठास। तो कहीं ना कहीं इनको डर था उनसे कि यार ये अगर इतने पावरफुल बन रहे हैं धीरे धीरे, तो आगे तो हमें इंडिया में सस्टेन होना बहुत बड़ा, यानी कि लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो पानीपत हुआ था, पानीपत में तो मराठास का तो नुकसान हो गया, बहुत बड़ा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस। तो इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कि उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो बढ़ाना शुरू किया। मराठास का वीक होने का फायदा इन्होंने उठाया, ठीक है। बाद हम्म, में मराठा एम्पायर में भी घुस गए थे। तो correct। ये इनको फायदा मिला था उस टाइम पे, ठीक है। मराठास वीक होना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होना, ऐसा था उस टाइम। और फिर जट्स और सिख्स को भी सेम वैसे? हाँ, जट्स जज, जट्स एंड सिख। जाट्स एंड सिख्स में फायदा मिला था ना, बिकॉज इनको भी मराठास परेशान रहने की, लाइक देखो, मराठास का एक पॉलिसी था, पॉलिसी ऐसा था कि वो जिस एरिया में जाके अटैक करते थे, ठीक है, इंडिया में, तो उस एरिया में वो सार देशमुखी और
चौथाई ये टैक्स वो वसूल करते थे। तो ये सेम वो सिक्स और जाट्स के ऊपर भी अप्लाई करते थे। चौथा शायद इसमें वहां से वसूल करते थे, तो वो भी इनको फायदा मिला एक प्रकार से कि अब ये वसूल नहीं करेंगे। नॉर्थ पंजाब किसने पंजाब की बॉर्डर किसने सिक्योर की थी? मराठास ने की थी, मराठास। ऑब्वियस है। तो वहां पे सिख लोगों का राज था, तो सिख भी इनके आगे कुछ नहीं थे, उस टाइम पे टिक नहीं पाते थे मराठास के आगे। इतनी खतरनाक पावर थी। सबसे बड़ा संगठन मराठास का था, बहुत जबरदस्त संगठन था इनका। तो लाइक Okay. देवर सोल पावर इन इंडिया आफ्टर मुगल्स। मुगलों को तो खत्म उन्होंने किया था मराठास ने, ठीक है। मुगलों को खत्म करने के जो रीजन था, मेन रीजन वो मराठास का था। तो उनको अच्छा। इनको खत्म करवा के अपने आप को सोल पावर इंडिया में इनको इस्टेब्लिश करना था, लेकिन पानीपत ने गड़बड़ कर दी पीछे, और पानीपत। अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राइज नहीं होती थी। और उसके साथ साथ मराठा संगठन भी वीक हो गया था। उसके वीक होने के पीछे का रीजन था कि इनके इंटरनल क्लैशेस थे मराठास में। ये भी आपको आगे आने वाला है जब हम मराठा डिस्कस करेंगे तब। ओके सर। ऐसा। एक मिनट। सो जस्ट मोमेंट। तो ये मराठास प्रेस्टीज और ये जो ये था इनका, ये था मराठास गेरिल्ला टैक्टिक्स वगैरह, यहाँ पे पूरा वर्कआउट नहीं कर पाया था। तो डेफिनेट है कि इंडिविजुअल मराठा चीफ्स गेन मोर पावर। तो इन्होंने जो कॉन्फिडेंसी किया था, किसने, मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंसी इसलिए बनाया गया था कि इंडिविजुअल मराठा चीफ को ज्यादा पावर दी जाएगी, ठीक। तो इसीलिए होलकर अलग, सिंधिया अलग, गायकवाड़ अलग, भोसले अलग, पेशवा अलग, ये अलग अलग इन्होंने पावर बांट ली थी इंडिया में। ये नॉर्थ तक इनकी पावर थी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। इन फाइटिंग एंड पावर स्ट्रगल्स अमंग द चीफ्स, ग्रोइंग ग्राउंड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में क्या हुआ कि मराठा मराठा जो चीफ थे वो भी आपस में झगड़ा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसका भी आपस में संघर्ष होना शुरू हो गया था। और इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन बेस है वो बढ़ रहा था साउथ में और नॉर्थ में, ठीक है। 1764 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इनका जो कॉन्फिडेंस तो आसमान में था, ठीक है। ये तो अपने आप को हीरो समझ रहे थे बक्सर का बैटल जीतने के बाद। 1765 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करवा ली थी, और उसके अंडर इन्होंने जो आलम शाह आलम दूसरा था, इससे दीवानी राइट्स ले लिए इन्होंने, बंगाल बिहार उड़ीसा के। शाह आलम को इन्होंने इलाहाबाद फोर्ट में एक प्रिजनर बना के रख दिया था। उसके बाद अवध में सुजाउद्दौला जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दोस्त बन के काम करेगा उसके मृत्यु तक, 1774 तक उन्होंने इसको फ्रेंड बना लिया था। एज अ फ्रेंड एक काम करेगा। 1770 में बंगाल में फेमन रहने के कारण नॉर्थ इंडिया में डिसऑर्डर फैल गया था पूरा। 1772 में शाह आलम जो था, इसको इलाहाबाद फोर्ट में इसको कैद करके रखा था। इसको वहां से छोड़ा गया शाह आलम को, और इसको दिल्ली में ले गए थे, मराठा ले गए थे अंडर महादजी शिंदे।
तो इनका ये पावर था मराठास का कि ये शाह आलम मुगल किंग था, इसको ब्रिटिशों ने पकड़ा और इसको छुड़वाया किसने? माची शिंदे ने, जो सिंधिया थे ग्वालियर के उन्होंने, ठीक है। तो ये फिर इसको दिल्ली लेके गए, वहाँ इनको इन्होंने अपना रिस्पेक्टिव प्लेस दिया, जो इनका अथॉरिटी था मुगल किंग, ये इन्होंने फिर से इनको इंस्टॉल करवा दिया दिल्ली में जाके मराठा हाउस ने, ठीक है। सो अलॉन्ग सर विथ ऐसा मुगल, क्यों किया वो लोग ने? कुछ कारण था? उसके पीछे रीजन ऐसा था कि अभी इंडिया में कैसा है कि मराठास अभी पूरे सोल पावर बन तो रही थी, लेकिन इनको बस मुगलों को एक एज ए बस एक कठपुतली बना के उनके अंडर, उनके अकॉर्डिंग ही इनको काम करवा लेना था उनसे, मुगलों से, ठीक है। बिकॉज बहुत ज्यादा, बहुत जगहों पे मुगल का ही उस टाइम पे पावर थी, लेकिन वो पावर जस्ट नॉमिनल रही थी। मुगल सुजरेंटी कहाँ चलती थी? हैदराबाद में चलती थी, बंगाल में चलती थी, अवध में चलती थी। तो नॉर्थ के बहुत सारे पार्ट में तो ऑलरेडी इनका चलता था, नॉर्थ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना मुगल्स, वहाँ पे इनका हाँ ज्यादा नंबर था, ठीक है। हाँ। इसीलिए फिर इन्होंने एक ऐसा इनको लगा कि यार इनको ही फिर से इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये उनको वहां पे फिर वापस लेके गए थे दिल्ली में, और ब्रिटिशों को बोला कि उनको छोड़ दो, ठीक है, उनका जो स्थान है उनको हम दे देंगे। सो शाह आलम टू अटेम्प्ट टू रीबिल्ड द मुगल एम्पायर वंस अगेन, तो फिर से मुगल एम्पायर को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाज नॉट दैट मच एक्टिव। माची शिंदे के बारे में, ये माची शिंदे, ठीक है, ही वाज द मिलिट्री एक्सपर्टाइज, ठीक है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग मराठा फोर्सेस को देते थे, और पानीपत के बैटल में भी इनको बहुत बड़ी चोट लगी थी, ये भी जख्मी हो गए थे। तो इनकी आधी लाइफ, ये जो रेस्ट ऑफ जो लाइफ थी आफ्टर पानीपत, तो ये एकदम लिम्प्ड हो गए थे, गेन लॉट ऑफ वेट, लिम्प्ड है, ये इतना एक्टिव नहीं हो रहे थे। उसके बाद उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था बाद में फिर, बट ही वाज अ shrewd politician who took Shah Alam under his wing from 1771 onwards and turned the Mughals into Maratha puppets। देखो मैंने बताया आपको, इसका बहुत यस बड़ा सर। पॉलिटिशियन था ये, बहुत शातिर थे, ठीक है, मातजी शिंदे। तो इन्होंने 1771 में इसको लेके गया था उनके पोर्ट से निकाल के, खेत से निकाल के, अंग्रेजों की, और इन्होंने दिल्ली में इसको इंस्टॉल करवाया इसलिए कि ये इनको पपेट बना के रखेंगे, ठीक है। इस कारण ये क्रिएटेड अ पावरफुल मॉडर्न आर्मी अंडर द सवोयार्ड जनरल बोनेट डी बोइगनी। इन्होंने इनके अंडर में बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी इन्होंने बिल्डअप की थी। ये भी फॉरेन से भी कुछ सीखते थे, बहुत शातिर थे, यानी बहुत होशियार थे, शातिर में। डीएनआर के विलियम, इन्होंने ये लिखा है, विलियम इनके उनके बारे में लिखा है थोड़ा, माजी सिंह के बारे में। तो 1772 में मुगल्स डिफीट रोहिल्ला रिबेलियंस लेड बाय जबीता खान रोहिल्ला सन ऑफ नजीब दौला। तो नजीब उद्दौला का बेटा कौन था? जबीता खान रोहिल्ला। तो मुगलों ने रोहिल्ला को हरा दिया, और ये जो रोहिल्ला रिबेलियन, रोहिल्ला की रिबेलियन चलती थी, क्रांति वगैरह कर रहे थे, बंड पुकार रहे थे, ठीक है। और इनका जो बंड था, ये मुगलों ने इनको, इनका बंद करवा दिया था। जबीता खान का जो बेटा था सन गुलाम कादिर खान, इनको शाह आलम ने पकड़ लिया घुसाघर फोर्ट, ये इसका फॉल होने के बाद, घुसाघर फोर्ट जीतने के बाद, गुलाम कादिर खान जो है, इसको इज ब्रॉट अप एज अ मुगल प्रिंस एट कुत्सियाबाग ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली में ये वहां पे रहता था। सम सोर्सेज इंडिकेट दैट, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि ही वाज अ फेवरेट ऑफ शाह आलम टू एंड मे इवन हैव बिकम हिज कैंडिडेट। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो उस टाइम के मुगल बहुत अलग टाइप की किस्म के इंसान थे, तो एज अ कैटामाइट ये उसका बनता था, ठीक है, ही वाज फेवरेट। सो मराठास कैप्चर रोहिलखंड, मराठास ने रोहिलखंड को जीत लिया। जबीता खान को वहां से भगा दिया इन्होंने, फोर्स टू सीक असाइलम इन अवध। तो ये वहां से भागने के बाद इसने अवध में जाके, अवध वहां इन्होंने आश्रय लिया था, ठीक है, बिकॉज मराठास अटैक रोहिलखंड। 1772 में ड्यूअल सिस्टम बंगाल में अबॉलिश कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्स ऑल अफेयर्स इन बंगाल, नवाब मियर फिगर हेड। बंगाल का नवाब सिर्फ एक नाम के लिए नवाब रहेगा, बाकी पूरा जो कारोबार है ये ब्रिटिश लोग वहां पे मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। 1773 में 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी वारन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करती है, और उसके बाद इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को वहां पे लाया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, दिस इज द फर्स्ट एक्ट दे इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको बनाया,
दिस इज आई थिंक दिस इज रॉन्ग बाय मिस्टेक थोड़ा हुआ है, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो इस तरह से इन्होंने ये सारी चीजें की वहां पे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैंड्स ओवर इलाहाबाद एंड कारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्स एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख टू द मुगल एम्परर। इन्होंने 26 लाख का जो सालाना ये पेंशन देते थे इन्होंने बंद करवा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद और कारा को नवाब अवध को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। 1787 में गुलाम कादिर खान दिल्ली पे अटैक करता है। इन्होंने रेड फोर्ट को लूटा, टॉर्चर एंड रेप इंपेरियल हाउस होल्ड एंड ब्लेंडेड शाह आलम टू। तो इन्होंने शाह आलम टू को ब्लेंड करवा दिया था। पॉसिबल इन रिवेंज ऑफ बीइंग यूज्ड एज कैटामाइट। कैटामाइट जिसको इन्होंने यूज किया था ना, उसकी इसका इन्होंने बदला लिया था गुलाम कादिर ने। तो इवन गुलाम कादिर को फाइनली मराठास ने पकड़ लिया। बाजी सिंधी की फोर्स ने पकड़ा था इसको, और बाद में इसको टॉर्चर करवा करवा के मारा था इसको बाजी सिंधे ने। Why? Because he attacked and killed, sorry, blinded Shah Alam II, इसलिए 1788 में 1788 में परमानेंट मराठा गैरिसन दिल्ली में रखा गया जो मुगल किंग पे वॉच करेगा। द ब्लाइंड शाह आलम इज रेस्टोर्ड ऑन द थ्रोन अगेन। इसको मराठास ने फिर से इसको थ्रोन पे सिंहासन पे बिठा दिया, और मराठास का दिल्ली में डी फैक्टो रूल बन गया 20 साल के लिए, ठीक है, फॉर 20 years। So 1793 बंगाल फॉर्मली अनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। 1793 में पूरा बंगाल फाइनली इनके हाथ में चला गया। निजामत जो नवाब की निजामत थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हटाया गया, ड्यूअल सिस्टम को कैंसिल करवाया गया। सो जो नवाब का फ्यूचर था वो बस पेंशन होल्डर बन के रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, अब ये आगे सब कुछ नहीं दिखेगा। सिख मिसल्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास यहाँ पे हम रुकवाते हैं, ठीक है। सो एनी डाउट्स क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। So please do share the PDF. Yeah, I will share it. I will share, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट ऑल। Bye, so thank you. Thank you, sir. Yes.